बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे बताएं, आपको आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? जी भाई, कैसे हैं आप लोग? चलें जी, टेस्ट की डेट्स आ गई हैं सबकी? अच्छा जी। यस यू गो 20 सितंबर। चलें, सही हो गए, टेस्ट की डेट्स आई जा रही हैं। चलें जी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और एक बात याद रखिएगा, दैट जो भी हो, ये आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये आप लोगों ने याद रखना है, दैट यू हैव टू कीप बिलीव। ठीक है? क्या बिलीव करना है? दैट यू कैन, आप कर सकते हैं। डेट कोई भी हो ना, 29 है, 30 है, 15th है, ठीक है, या किसी को रोना आ रहा है, या कुछ भी है, या किसी किस्म के भी मामला हैं, तो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आपको कुछ करना है। ठीक है जी? सो इंशाल्लाह आप कर लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना। ठीक है? और जैसे इमरान खान साहब कहते हैं आपने घबराना नहीं है, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी? चलो, तो ये बेटे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो तो चलती रहती हैं, आपको ही पता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। पहला ये कि क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल, यू आर, इफ़ यू आर प्रोग्रेसिंग, इट मीन्स कि आप सही रास्ते पे हैं। ठीक है? चलो, इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ऑरल कैविटी स्टार्ट की थी बेटा। ठीक है? और इसी ऑरल कैविटी से हम लोग नेक्स्ट चीज़ों की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास बेटे आ जाता है फेरेंक्स। ठीक है? इस फेरेंक्स को सम टाइम मेंशन किया जाता है कि दैट इज़ आल्सो रेफर टू एज थ्रॉट। ये हमारे पास थ्रॉट भी कहलाता है। और कॉमनली हम ये कहते हैं कि फेरेंक्स जो है दैट इज़ अ कॉमन मस्कुलर ओपनिंग। ये हमारे पास क्या है बेटा? दैट इज़ अ कॉमन मस्कुलर ओपनिंग। ये हमारे पास कॉमन मस्कुलर ओपनिंग होती है, और इसी कॉमन मस्कुलर ओपनिंग के अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, या कॉमन मस्कुलर पाथवे भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, ये बेटे वो वाली साइट होती है जहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होता है रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स? स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। ठीक है? सो ये याद रखिएगा कि स्वेलोइंग रिफ्लेक्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है बेटे? यही वो साइट होती है जहाँ से ये स्वेलोइंग रिफ्लेक्स आपके पास ओरिजिनेट कर रहा होता है। लेट्स हैव ड्रॉ दिस। चलो, इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सपोज कि ये हमारे पास बेटे एक ऑरल कैविटी। ठीक है? और इसके पीछे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये हमारे पास आ गई, दैट इज नेजल कैविटी। एंड वी नो दैट कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, लाइक ये इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज रेफर टू एज फेरेंक्स। ये हमारे पास बेटे फेरेंक्स कहलाता है। ठीक है?
ये बेटे हमारे पास क्या कहलाता है, फेरिंग्स। अब इसके नीचे देखो, आपको बेटे यहाँ पर और ओपनिंग्स भी नज़र आती हैं। एक है दैट इज दिस ट्रेकिया, ठीक हो गया, और एक हमारे पास होती है दैट इज इसोफेगस, ठीक है। चलो अब ज़रा देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहा होता है। कश्माला बेटे उसको अगर आप सर पे सवार करेंगी तो बेटे ये लेक्चर भी आप सुन नहीं सकेंगी, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन योर लेक्चर, आपको लेक्चर पे फोकस करना पड़ेगा सो दैट आप चीज़ों को मैनेज तो कर सकें। देखो होता क्या है, ये जो हम लोगों ने नेज़ल कैविटी का हिस्सा बनाया, सपोज ये नेज़ल कैविटी है, तो नेज़ल कैविटी के सामने यहाँ पर जो हिस्सा नज़र आता है, ये बेटे जो फेरेंक्स हमारे पास कहलाती है, इसको हम लेबल करते हैं एज नेज़ोफेरेंक्स, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेज़ोफेरेंक्स के लिए, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे आ जाता है ये इसके मिडल पे, दैट इज ऑरल कैविटी के बिल्कुल सामने, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑरोफेरेंक्स, ऑरोफेरेंक्स कहा जाता है। सो नेज़ोफेरेंक्स है और ओरोफेरेंक्स है, और सबसे लास्ट वाला हिस्सा जो कि लेरेंक्स के बिल्कुल सामने होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेरेंजियो फेरेंक्स। ये बेटे हमारे पास लेरेंजियो फेरेंक्स कहलाती है। तो इसमें तीन हिस्से हैं, नेज़ो, ऑरो और लेरेंजियो फेरेंक्स। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे, वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, हमने ज़रा यहाँ पर डील करना है कि ये आपके पास जब स्वेलोइंग होती है तो क्या हो रहा होता है और कौन कौन से एक्शंस जो हैं वो इसमें होते हैं। याद रखना यहाँ पर हमारे पास ये टंग मौजूद होती है, देयर इज़ एक अदर टंग, ठीक है। और इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम इसको थोड़ा सा मेंशन करें तो ये जो पोस्टीरियर साइड होती है ना, ये हमारे पास सॉफ्ट होती है, मसल्स की बनी होती है, ठीक है, जिसको सॉफ्ट नेज़ल या आप लोग ये भी कहते हैं कि ये एक ऐसी नेज़ल पैलेटाइन का हिस्सा होता है जो कि सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर ओपनिंग्स काउंट करते हैं कि फेरिंग्स के अंदर ओपनिंग्स कितनी होती हैं। एक ओपनिंग ये वाली होती है जो कि ऑरल कैविटी को इसमें ओपन करती है। दो बेटे नॉस्ट्रिल्स की ओपनिंग होती हैं, ठीक है, कितनी होगी, तीन। चौथी बेटे आपके पास ये लेरिंग्स की होती है। पांचवी हमारे पास होती है ये इसोफेगस की, और दो होती हैं यूस्टेकियन ट्यूब्स की, ठीक है, कानों के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब्स, ठीक है जी। तो इनमें यूस्टेकियन ट्यूब्स होती हैं जो कि कानों के साथ एसोसिएटेड है। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें भाई टोटल ओपनिंग्स कितनी होती हैं फेरिंग्स के अंदर, तो क्या बताओगे बेटा। फेरिंग्स में आप लोगों ने बताना है कि भाई यहाँ पर हमारे पास 7 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक हो गया। चलो हम क्या करते हैं, ये ज़रा इसको ट्यूब्स को रिमूव कर देते हैं ताकि स्वेलोइंग की तरफ मूव करें। ये ओपनिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, 7 ओपनिंग्स होती हैं बेटा, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको ये बेटे ये स्ट्रक्चर भी नज़र आता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। लेट्स से वी हैव अ फूड कंटेंट, हमारे पास बेटे एक फूड कंटेंट है, और इस फूड कंटेंट को हम बना लेते हैं विद दिस ग्रीन पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास फूड कंटेंट है। अब टंग ने क्या करना है, इसको बेटे मूव करवाना है। अब आपको पता है टंग अपवर्ड और बैकवर्ड जब मूव करेगी तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी ना, ये अपवर्ड मूव करेगा। इसके अपवर्ड मूव करने से ये जो सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है ये बेटे नेज़ल को क्लोज कर देता है। स्वेलोइंग के दौरान ना क्या होता है, ये यहाँ पर इस रास्ते को क्लोज कर देता है, यानी यहाँ पर हवा जो है वो आपके पास मूव नहीं होती। अच्छा, फिर हायोइड बोन के साथ मसल्स कनेक्ट होते हैं जो कि बेटे इस ट्रेकिया को अपवर्ड मूव करवाते हैं। इस ट्रेकिया के अपवर्ड मूव करने से ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये लेस हॉरिजॉन्टल हो जाता है और यहाँ पर भी हवा का रास्ता क्लोज हो जाता है। नाउ दिस बोलस हैज़ टू एंटर, ठीक है, इसने बेटे एंटर होना है, किस में एंटर होना है,
इसने एंटर होना है ये आपके पास बेटे इस ईसोफेगस के अंदर, दैट हैज़ टू एंटर इनटू दिस ईसोफेगस। ठीक है, अब ईसोफेगस के ऊपर वाले हिस्से पे ना आपको ये सफिंक्टर नज़र आते हैं। इस सफिंक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज रेफर टू एज अपर ईसोफेजियल सफिंक्टर। ये बेटे अपर ईसोफेजियल सफिंक्टर होता है। अब इससे ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो अपर ईसोफेजियल सफिंक्टर होता है ये नॉर्मली आपके पास क्लोज रहता है, यानी देयर इज नो गैशियस एक्सचेंज विद रेफरेंस टू ईसोफेगस। ईसोफेगस से गैशियस एक्सचेंज कोई नहीं होता। ठीक है, वो उसी तरह से चलता रहता है। और ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है कि ये तभी ओपन होगा जब बेटे इस फूड ने इसके अंदर एंटर होना होता। ठीक है, चलो अब यहाँ पर स्वेलोइंग से कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको ज़रा पहले डील कर लो। स्वेलोइंग जो होती है ये बेटे एसोसिएटेड है विद द मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वेलोइंग को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो ब्रेन का हिस्सा जो कि इसको कंट्रोल करता है दैट इज रेफर टू एज मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। ठीक है, और इस स्वेलोइंग को बेटे हम लोग फर्दर दो हिस्सों के अंदर कैटेगराइज करवाते हैं। कौन कौन से? एक तो बेटे इसकी बिगनिंग आ जाती है। ठीक है, कि ये स्टार्ट किससे होता है, किस तरह से होता है। दूसरा बेटे इसकी प्रोसीडिंग आ जाती कि जब ये हमारे पास प्रोसीड कर रहा होता है तो तब इसकी एक्टिविटी कैसी होती है। तो याद रखिएगा कि इसकी जो आपके पास बिगनिंग होती है ना बेटे, बिगनिंग ये हमेशा आपने याद रखना है दैट इज़ वॉलंटरी। ये हमारे पास वॉलंटरी होती है। और प्रोसीडिंग जो होती है ये बेटे इनवॉलंटरी होती है, दैट इज इनवॉलंटरी, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सो बिगनिंग वॉलंटरी और जो प्रीसीडिंग होती है बेटे ये हमारे पास इनवॉलंटरी होती है। ठीक हो गया, तो ये स्वेलोइंग के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है। अब स्वेलोइंग के दौरान दोनों जगह पे हवा का रास्ता बंद हो जाता है, चाहे वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं या वो आपके पास विंड पाइप है। टिंग 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 नहीं बेटे, बेल की आवाज़ मेरे साथ तो नहीं अटैच्ड है। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। चलें जी, हमारे पास बेटे ये आप लोगों ने याद रखना है कि स्वेलिंग के दौरान गैशियस एक्सचेंज नहीं होता। स्वेलिंग को कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा कंट्रोल करता है, और इसी से ही बेटे आपके पास ये एंट्री होती है फूड की इसके अंदर। ठीक है, इसमें बोलस भी हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं कि ये किसको एंटर करता है, तो वो आपके पास बोलस होता है। ठीक है, अच्छा अब बताएं, अब आ रही है? बीप 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 हो रहा है, एक मिनट मुझे देखने दो। दाओ, मुझे अब आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, चलो इसको अब मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा। चलें जी बेटे, अब मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा। हमारे पास बेटे ये हम लोगों ने स्वेलोइंग को डिस्कस किया। अब स्वेलोइंग से आगे आप लोगों से मज़ीद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जब भी आप लोग स्वेलोइंग को डील करते हो तो आपसे ये पूछा जाता है कि स्वेलोइंग के बाद ये एंटर किस में होता है? दैट एंटर्स इनटू ईसोफेगस। ये किस में एंटर होता है बेटा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस हमारे पास क्या है? ईसोफेगस इज रेफर टू एज पैसेज वे। ठीक है,
ये हमारे पास पैसेज वे कहलाता है, दैट इज़ अ पैसेज वे। अच्छा, नॉर्मली तो इसके अंदर डाइजेशन नहीं होती, लेकिन सम टाइम आपसे ये कहा जाता है कि ये जो इसोफेगस होती है, ये चूँकि ऑरल कैविटी से ही आपके पास फूड कैरी कर रही होती है, इस वजह से सम हाउ थोड़ी सी डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो है वो इसमें हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर हम मेंशन नहीं करते। लेंथ की बात करें तो 25 सेंटीमीटर बेटे ये हमारे पास लेंथ होती है। और ये कल हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, ये ऊपर वापस आओ, इन लेयर्स को दोबारा से रिकॉल करते हैं। ये देखो, एक सिरोसा हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जो सबसे आउटर होती है। उससे इंटरनल मस्क्यूलरिस पढ़ा था, जिसमें सर्कुलर इनर वाली साइड पर, लॉन्गिट्यूडनल आउटर वाली साइड पे होता है। फिर सब म्यूकोजा और सबसे इंटरनल म्यूकोजा डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ये जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट यानी इसोफेगस के अंदर जो है ये पेरिस्टैल्सिस स्टार्ट होती है, और ये पेरिस्टैल्सिस बेटे किसकी वजह से हो रही होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्मूथ मसल्स। तो ये पेरिस्टैल्सिस किस वजह से है, ये बेटे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है कॉन्टिन्यूस, और इसको हम लोग वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस। और ये वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस कॉन्टीन्यूसली आपके पास बेटे रिलैक्सेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको शो कर रही होती हैं, और इसी से ही फूड जो है वो आगे चलता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पेरिस्टैल्सिस स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होती है। पेरिस्टैल्सिस बेटे ये जैसे ही स्वेलोइंग होती है तो हम इसका स्टार्ट पढ़ते हैं ईसोफेगस से। ये स्टार्ट होती है कहाँ से, ईसोफेगस से। तो ईसोफेगस वो वाली साइट होती है जहाँ से बेटा ये पेरिस्टैल्सिस स्टार्ट होती है। दूसरा, ये एंड कहाँ पर होती है बेटे, ये टर्मिनेशन या एंडिंग इसकी हम लोग पढ़ते हैं एट द साइट ऑफ एनल, ठीक है। एनल ओपनिंग तक ये चल रही होती है, बिकॉज अगर ये पेरिस्टैल्सिस रुक जाए तो आपके पास बेटे ये जो फूड कंटेंट होता है वो आगे ही ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा। चलो, अब ज़रा इस ईसोफेगस की हम लोग यहाँ पर एक तस्वीर बना लेते हैं। सपोज बेटे ये हमारे पास आ गया ईसोफेगस, सपोज दैट इज ईसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस के अंदर ये आपको यहाँ पर जो सफिंक्टर नज़र आता है दैट इज रेफर टू एज अपर ईसोफेजियल सफिंक्टर, ठीक है। अपर ईसोफेजियल सफिंक्टर, ये अपर ईसोफेजियल सफिंक्टर इसके बिल्कुल टॉप पे होता है। फिर इसके लोअर पे होता है बेटा, दैट इज नॉन एज लोअर ईसोफेजियल सफिंक्टर, या हम लोग इसको बेटे कार्डियक सफिंक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो हम लोगों ने अभी स्वेलोइंग की, स्वेलोइंग से फूड कंटेंट जो है वो इसके अंदर एंटर होता है। तो होगा ये कि ये जो हमारे पास फूड कंटेंट है, सपोज ये हम लोग बोलस को डील कर रहे हैं, जैसे ही बेटे बोलस इसके अंदर एंटर होता है तो बोलस के एंटर होने से बेटा यहाँ पे वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे बेटे आपको ये कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं जिसको हम लोग डील करते हैं। ये देखो, ये आपके पास बेटे यहाँ पर ये थोड़ा सा डायलेट करता है, ठीक है। दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। अच्छा, ये जो मूवमेंट है आपके पास जिसमें फूड जो है वो लोअर एंड की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टैल्सिस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन ये बात याद रखना बेटे इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पेरिस्टैल्सिस। ये जो आपको ऑपोजिट नज़र आता है बेटा, ये एंटी पेरिस्टैल्सिस, या हम इसको वॉमिटिंग बोलते हैं, दैट इज एंटी पेरिस्टैल्सिस, या बेटे ये हमारे पास वॉमिटिंग कहलाती है। अच्छा, ये तो आपके पास पैथोलॉजिकल फिनोमेना है ना, लेकिन इसके अलावा जब भी आप लोग हंगर पैंग्स को डील करते हो
कुछ हंगर पैंग्स होते हैं। जब भी फूड कंटेंट या ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर कम होता है ना बेटे, तो इससे ये आपके पास वापस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और ये जो कॉन्टिन्यूस नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये आपके पास क्या हमने लेबल किया, पेरिस्टाल्सिस। अब सुनो, इस पेरिस्टाल्सिस के अंदर फूड कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो बेटे ये सॉलिड कंटेंट है तो ग्रेविटी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं रखती, लेकिन अगर लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर ग्रेविटी जो है ये ज़्यादा इफेक्ट करेगी, और आपको बाकायदा ये फील होगा कि कोई लिक्विड चीज़ जो है वो आपकी एसोफेगस से मूव कर रही है। ठीक है, चलो। अगर तो सॉलिड चीज़ होती है तो इसके लिए हम लोग टाइम लिखते हैं कि सॉलिड चीज़ जो है ये तकरीबन ईसोफेगस से स्टमक की तरफ जाते हुए 4 to 8 सेकेंड लेती है, ये सॉलिड के लिए। लिक्विड के लिए जो है ये ऑलमोस्ट आप लोग मेंशन करते हो 1 to 2 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, दैट इज़ फॉर लिक्विड। ठीक हो गया। तो ये बेटे हमारे पास ईसोफेगस, पेरिस्टाल्सिस, ये हम लोगों ने डील किया। चलो आगे चलते हैं बेटे। हमारे पास नेक्स्ट जो है ये आ जाता है स्टमक, दैट इज़ द डायलेटेड पार्ट। और जब भी हम लोग स्टमक को डील करते हैं, ये स्टमक बेटे मोस्ट डायलेटेड पार्ट हमारे पास कहलाता है। सपोज दैट इज बेटे स्टमक। ठीक है, ये हमारे पास स्टमक आ गया। अब इस स्टमक के हिस्से होते हैं, जैसे आपके पास बेटे इस एंटीरियर एंड के ऊपर ये सफिंक्टर नज़र आता है। क्या लेबल करते हैं हम इस सफिंक्टर को, दैट इज रेफर टू एज कार्डियक सफिंक्टर। ठीक है, इसको लोअर इसोफेजियल सफिंक्टर भी बोलते हैं। और ये लोअर एंड पे एक और सफिंक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक सफिंक्टर, दैट इज नॉन एज पाइलोरिक सफिंक्टर। तो दो बेटे हमारे पास सफिंक्टर आ गए। इसका मतलब ये है कि आप इसके हिस्सों को भी डिवाइड कर सकते हो, यानी ये जो स्टमक का हिस्सा है दैट विल बी रेफर टू एज कार्डियक, और ये वाला हिस्सा जो कि नैरो हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, बाकी का हिस्सा ये बॉडी कहलाता है। लेकिन ये जो इसमें आपको उभरा हुआ हिस्सा नज़र आता है दैट इज बेटे रेफर टू एज फंडस। सो आपके पास कार्डिक पोर्शन, पेराइटल पोर्शन, फंडस और बॉडी नज़र आती है। ठीक है बेटे, याद रखना हमारे पास इसमें जो एंट्री होती है जिस कंटेंट की, वो होता है बोलस। ठीक है, और इससे एग्जिट होती है जो चीज़ या प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होती है हमारे पास काइम। ठीक है, अच्छा एक मिनट। अब बताओ जरा, अब बेहतर हुआ है बेटे आवाज़ में? जी आवाज़ बेहतर हुई है। अच्छा, हफ्सा कह रही है कि बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है, और बाकी कह रहे हैं नहीं। मरियम भी कह रही है नहीं सर कोई मसला नहीं है। गुल अहमद भी कह रहे हैं वॉइस ठीक है। अब चलें, हम कैरी कर रहे हैं बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कैरी कर रहे हैं। चलो ये देखो बेटे, हमारे पास ना ये मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है ना, जिसकी वजह से आप ये भी कहते हो कि स्टमक जो है ये हमारे पास बेटे जे शेप्ड हो सकता है। अगर ये एम्प्टी होगा तो इसकी शेप आपको जे शेप्ड नज़र आती है। ठीक है, फिर आप लोग ये कहते हो कि ये मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ना वाइडेस्ट पार्ट होता है, खुला हुआ होता है, जिसके अंदर चीज़ें किसी हद तक स्टोर होती हैं। और इसकी लोकेशन आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, ये बेटे एब्डोमेन की लेफ्ट साइड पे होता है। तो स्टमक को हम लोग यहाँ पर डील कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो
अब बेटे इसकी ज़रा हम लोग यहाँ पे इसके कंपार्टमेंट्स को डील कर लेते हैं, लेयर्स को। आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास इसमें जो लेयर्स होती हैं ये वही लेयर्स होंगी जो कि आप लोगों ने थ्रू आउट बेटे आप लोगों ने थ्रू आउट पढ़ा था कि इसमें नज़र आएंगी। चलो हम ज़रा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये इंटरनल लेयर नज़र आती है जिसको हम लोगों ने म्यूकोज़ा बोला था। इस म्यूकोज़ा के बाद हमारे पास इसमें मौजूद होती है बेटे, दैट इज़ रेफर टू एज सब म्यूकोज़ा। ठीक है, ये बेटे हमारे पास ये बिल्कुल सब म्यूकोज़ा। सब म्यूकोज़ा के बाद हमें इसमें मस्क्यूलैरस लेयर नज़र आती है। ठीक है, अब मस्क्यूलैरस में याद रखना है, इसमें ना आपको 3 तरह की लेयर्स नज़र आती हैं मस्क्यूलैरस के अंदर। कौन कौन सी 3 तरह के मसल होते हैं वो देख लेते हैं। जो इसकी इंटरनल साइड होती है ना, सबसे अंदर वाली, उसमें ना ये हमें ऑब्लीक मसल्स नज़र आते हैं, ऑब्लीक तिरछे। ठीक है, मिडल में आपको ये बेटे स्मूथ सर्कुलर मसल्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और आउटर में बेटे ये आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नज़र आते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होते हैं बेटा ये इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास बेटे सबसे आउटर पे हमें ये जो लेयर नज़र आती है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, दैट इज़ क्या बोलते हैं बताओ, सिरोसा। ठीक है, ये हमारे पास सिरोसा, ये सिरोसा आ जाती है। सो कनेक्टिव लेयर देखो, ये हमारे पास सिरोसा है, सिरोसा बेटे इसको प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे पास इसमें जो सेंटर में है दैट इज़ मस्क्यूलैरस। ये मस्क्यूलैरस या मसल लेयर जो है ये आपके पास मूवमेंट स्टोर करती है। फिर ये आपके पास बेटे सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा पड़ा था, और ये वाला हिस्सा दैट इज रेफर टू एज म्यूकोजा। म्यूकोजा इज एसोसिएटेड विद सेक्रीशन। ठीक है, अब देखो बेटे ये आपके पास 4 लेयर्स हम लोग बना रहे होते हैं। अब इन 4 लेयर्स में से आप इसकी एक्टिविटी को डील करते हो। ये जो हमारे पास ऑब्लीक मसल्स होते हैं ना, याद रखना, ये जो ऑब्लीक मसल्स होते हैं, ये ऑब्लीक मसल्स इसमें मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट करवाते हैं वाया द हेल्प या मैकेनिज्म ऑफ चर्निंग। और ये जो 2 मसल्स होते हैं जिसमें आपके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर स्मूथ मसल्स आते हैं, यहाँ पे सर्कुलर प्लस लॉन्गिट्यूडनल लिख लेते हैं। तो ये सर्कुलर प्लस लॉन्गिट्यूडनल जो है बेटा ये हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट करवाते हैं पेरिस्टालसिस। सो पेरिस्टालसिस भी है और चर्निंग भी है यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही मूवमेंट्स बेटे यहाँ पर चल रही होती हैं, और चर्निंग को हम लोग बोलते हैं कि ये मैकेनिकल डाइजेशन करवाती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल डाइजेशन। अच्छा, अगर हम ये सबसे इंटरनल लेयर यानी म्यूकोजा की बात करें तो यहाँ पे आपको ये एपिथेलियल सेल की लेयर नज़र आती है जो कि बेटे कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कहलाते हैं। ये याद रखना, ये हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स बेटे यहाँ पे सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और वो सिक्रीशन आपको बेटे यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के तौर पर जो है वो नज़र आती है। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर बेटे इसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है ये सिक्रीट करती है जूस को, जिसको गैस्ट्रिक जूस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास म्यूकोजा है इसमें सेल्स कौन कौन से होते हैं। चलो बेटे पहले हम सेल्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे इसकी तरफ। सेल्स हमारे पास बेटे 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपको यहाँ पे म्यूकस सेल्स नज़र आते हैं, देयर आर म्यूकस सेल्स। बताओ ज़रा म्यूकस सेल्स क्या काम करते हैं बेटा, क्या क्या सिक्रीशन कर रहे होते हैं बताओ। म्यूकस सेल्स में सिक्रीशन कौन कौन सी होती है। म्यूकस सेल्स में याद रखना बेटे
जो सिक्रीशन हमें नज़र आती हैं वो दो हैं। एक इसमें सिक्रीशन हो रही होती है म्यूकस की, जो कि प्रोटियोग्लाइकेन है। दूसरा बेटे ये बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है, दैट सिक्रीट बाइकार्बोनेट। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे यहाँ पर मौजूद होते हैं पेराइटल सेल्स, देयर आर पेराइटल सेल्स। और ये पेराइटल सेल्स को अगर हम लोग डील करें तो बेटे ये पेराइटल सेल्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। इन पेराइटल सेल से हमारे पास प्रोड्यूस होता है सबसे पहले HCl। HCl आपको पता है, इस HCl को हम लोग बोलते हैं कि ये इसकी pH को मेंटेन करता है। दूसरा इसमें होता है बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये दो चीज़ें आप इसके साथ एसोसिएट कर रहे हो, तो कौन कौन सी बेटा, इसमें हमारे पास आ जाता है दैट इज HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। बेटे यहाँ पर ऐड करो, ये जो HCl होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन। ये एक्टिवेशन करवाता है किसकी, ऑफ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन की एक्टिवेशन करवाना बेटे ये इसका काम है। अच्छा, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर बेटे ये रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, या आयरन हम लोग बोलते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो भी स्टमक के अंदर यही करवा रहा होता है। हाँ, समटाइम ये ज़रूर पूछा जाता है कि ये जो हमारे पास से इंट्रिंसिक फैक्टर है इसकी नेचर क्या होती है। तो ये बात याद रखना, दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ठीक है। ये जो आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर होता है इसकी नेचर जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम लोग डील करते हैं वो हैं एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स, ठीक है। एंटीरो मतलब इनर साइड पे, एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स, ठीक है। ये एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स जो होते हैं बेटा ये हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जो कि सिक्रीशन करवाते हैं। किस चीज़ की सिक्रीशन करवाते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हिस्टामीन, ठीक है। हिस्टामीन, हिस्टामीन क्या करती है बेटा, याद रखना, ये जो हमारे पास हिस्टामीन होती है ये स्टिमुलेट करती है एसिड को, HCl को, दैट स्टिमुलेट HCl या एसिड। तो एसिड या HCl को स्टिमुलेट करना किसका काम है? एंटीरोक्रोमाफिन का काम होता है। अच्छा, लास्ट पे हमें नज़र आते हैं इसके चीफ सेल्स। तो बेटे यहाँ पर जब चीफ सेल्स को हम लोग डील करते हैं तो चीफ सेल्स देख लो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सिक्रीशन करते हैं, पहले इनके नाम लिख लो। चीफ सेल्स की जगह पे ना सम टाइम आपके पास जाइमोजिन सेल्स की टर्म भी यूज होती है, ठीक है, या बेटे हम इनको पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं या चीफ सेल बोला जाता है। ये चीफ सेल्स जो हैं वो सिक्रीट क्या क्या करते हैं? दीज चीफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ, पहला ये हमारे पास बेटे पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं, इसी वजह से तो हम इसको बोलते हैं कि ये चीफ सेल्स होते हैं। दूसरा ये बेटे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपने FSC एंट्री टेस्ट के लेवल के ऊपर यहाँ पर ये कभी भी नहीं लिखना कि ये हमारे पास जो है वो लिपिड की डाइजेशन यहाँ पर हो रही होती है, ठीक है, वो कभी भी आपने बेटे यहाँ पर ऐड नहीं करना। बात समझ में आई? तो ये बात याद रखिएगा, 4 तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि बेटा सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और सिक्रीशन कौन सी है बेटे हमारे पास? सिक्रीशन कहलाती है गैस्ट्रिक जूस। चलो वापस आते हैं बेटे यहाँ पे स्टमक की तरफ। तो स्टमक में ये जो सेल्स हैं इन्होंने गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये हम इसको पहले मिटा लेते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसकी बेटे वैल्यू क्या होती है, मतलब गैस्ट्रिक जूस जो है वो कितने से कितनी कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होता है। तो हर खाने के बाद ना ये तकरीबन 400 से लेकर 800 ml तक प्रोड्यूस होता है पर मील,
ठीक है, हर खाने के बाद ये इतना ही प्रोड्यूस हो रहा होता है। ओके हो गया। अच्छा, फिर आपने यहाँ पर डील करना है कि इसकी बेटे लोअर लाइनिंग के ऊपर आपको कुछ और सेल्स नजर आते हैं जो कि एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। ठीक है, इन एंडोक्राइन सेल्स में बेटे एक हमारे पास सेल्स आते हैं जिनको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एज जी सेल्स। और बेटे याद रखना, ये जी सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन करवाते हैं। और दूसरा, इनमें होते हैं डी सेल्स। इनमें कौन से सेल्स होते हैं? डी सेल्स। ये डी सेल्स बेटे प्रोड्यूस करते हैं सोमैटोस्टैटिन को। सोमैटोस्टैटिन। और ये सोमैटोस्टैटिन जो है ये HCl को इनहिबिट करता है, याद रखना। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर बेटे आपको इसकी जो लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग के ऊपर यहाँ पर ना ये ऐसे रफ अपीयरेंस नज़र आती है। इस रफ अपीयरेंस को क्या बोलते हैं? दैट रफ अपीयरेंस इज रेफर टू एज रोग। ठीक है, जिससे बेटे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होता है, तो इसको हम लोग रोग बोलते हैं। ओके जी। अच्छा, यहाँ पर जुमर पूछ रही हैं कि ऑक्जेंटिक सेल्स कौन से होते हैं? बेटे यही जो आपके पास पेराइटल सेल्स होते हैं ना, इन्हीं का ही दूसरा नाम हमारे पास होता है ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, ये बेटे हमारे पास स्टमक को हम लोग डील करते हैं। मुझे ये बताओ, क्या स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है? इज देयर एनी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्टमक? बताओ। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की बात करें बेटा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्टमक नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए क्या इसमें एब्जॉर्प्शन हो रही होती है? बिल्कुल बेटे, इसमें एब्जॉर्प्शन होती है। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है? इसमें एब्जॉर्प्शन में आप लोगों ने डील करना है कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होती है बेटे, वो एस्पिरीन हो सकती है, डिस्परीन जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, इसमें बेटे इथानोल यानी शराब आपके पास एब्जॉर्ब हो सकती है। इसमें बेटे आपके पास आयरन विटामिन B12 के साथ जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है। सो ये वाली चीज़ें जो हैं ये इसमें एब्जॉर्ब होती हैं। अब ये चीज़ें आपका फूड नहीं है, तो ये बात याद रखना, स्टमक के अंदर जो है ना फूड एब्जॉर्प्शन नहीं होती, लेकिन कुछ मेडिसिन जैसे एस्पिरिन हम लोग डील करते हैं, फिर बेटे इथानोल और फिर आयरन भी इसमें एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक हो गया। चलो, इसमें ना एक और चीज ऐड करते जाओ कि स्टमक के अंदर लेयरिंग होती है। अब लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग होती है जो आपने खाना पहले खाया है ना, वो लोअर लेयर पे चला जाएगा, जो बाद में खाया वो अपर लेयर पे चला जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी भी देख लो। ये जो हमारे पास एम्प्टी स्टमक होता है, खाली स्टमक, इसकी बेटे कैपेसिटी होती है तकरीबन 500 ml। और फुल कैपेसिटी या मैक्सिमम कैपेसिटी देखें तो ये इसका बढ़ जाती है, और ये बढ़कर बेटे आपके पास 4 लीटर तक हो जाती है। ठीक है, फिर बात याद रखना। अब अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहीं पर रिजिड हो जाएं, या आपके पास वेरी कर रही होती है बेटे, कुछ में यही होती है, कुछ में इससे चेंज भी हो रही होती है। चलो, ये हमारे पास स्टमक हम लोगों ने डील किया। आगे चलते हैं बेटा। स्टमक से आगे हमारे पास नज़र आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसको स्मॉल बाउल भी बेसिकली हम लोग बोल रहे होते हैं। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना बेटे, ये हमारे पास ऐसा हिस्सा होता है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेंथ वाइज ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका जो आप डायामीटर देखते हो ना, जैसे यहाँ पे मेंशन कर लो कि अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, फर्ज करो मैं ये कहता हूँ कि इसकी लेंथ की बात करते हैं, तो इसकी लेंथ होती है बेटे 6 to 7 मीटर। 6 to 7 मीटर। और बेटे
आप इसमें फीट की बात करो तो ये तकरीबन हमारे पास 17 फीट तक जाता है, ऑलमोस्ट 17 फीट तक। ठीक है। और अगर बेटे आप इसके डायामीटर की बात करो कि इसका डायामीटर कितना होता है, तो बेटे डायामीटर के लिहाज से ये आपके पास बहुत छोटा है, तकरीबन 2 to 4 सेंटीमीटर तक इसका डायामीटर होता है। ठीक है जी। सो ये लेंथ और डायामीटर बेटे ये हम लोग डील करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड आते हुए कितना टाइम लगता है। अगर मैं ये कहूँ स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड को आते हुए कितना टाइम लगता है, तो क्या बताओगे। इट टेक्स 4 to 5 आवर्स, जो कि स्टमक से इस फूड को लेकर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ओके, चलो ये बात याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। हमारे पास बेटे पहला हिस्सा जो इसमें आ जाता है दैट इज रेफर टू एज ड्यूडिनम। ये सबसे छोटा हिस्सा होता है। ठीक है। दूसरा हिस्सा बेटे जो इसमें आ जाता है दैट इज जेजुनम। तीसरा हिस्सा बेटे जो कि इसमें आ जाता है दैट इज इलियम। तो ये 3 हिस्से हमारे पास मौजूद हैं। एक है बेटे डेडेनम, एक है बेटे हमारे पास जेजुनम, और एक है बेटे हमारे पास दैट इज इलियम। ठीक है जी। तो ये बात याद रखिएगा, ये इलियम हमारे पास मौजूद होते। तो ये 3 हिस्से हैं। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा होता है, तो सबसे छोटा आप लोगों ने याद रखना है ड्यूडिनम वाला हिस्सा होता है। ठीक है, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट अगर बोल रहे हो तो आपको इसका बेटे साइज भी पता होना चाहिए। और इसका साइज या लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास होती है 20 to 25 सेंटीमीटर। इसको बेटे हम लोग 12 फिंगर्स भी बोलते हैं, 12 इंचेस भी कहा जाता है। ठीक है। और अगर इसकी शेप की बात करें तो ये बेटे हमारे पास सी शेप्ड या यू शेप्ड होती है। समटाइम सी शेप्ड भी कहते हैं, समटाइम बेटे यू शेप्ड भी कहा जाता है। तो इनमें से कोई भी आए तो दोनों ही सही होती हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, फिर जेजिनम की बात करते हैं। जेजिनम बेटे ये हमारे पास केमिकल ब्रेकडाउन जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा है इन दोनों के ऊपर ना। अच्छा, और हम ये कहते हैं कि ये आपके पास सेकंड लार्जेस्ट है, और इसकी लेंथ होती है 2.5 मीटर के करीब। ठीक है। जिसको अगर हम लोग फीट में देखें तो ये फीट में हमारे पास आ जाती है कोई तकरीबन 4 to 7 फीट। दैट इज अबाउट 4 to 7 फीट बेटे ये इसमें आ जाती है। इसका मतलब होता है एम्प्टी या हंग्री। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी। मतलब ये एम्प्टी इस वजह से बोलते हैं कि मरने के बाद सबसे पहले जो चीज़ जो हिस्सा जो है वो आपके पास खाली होता है वो ये होता है। इसके लिए टर्म हम लोग एम्प्टी या हंग्री की भी यूज़ कर रहे होते हैं। चलो लास्ट पे हम लोग बात करते हैं इलियम की। तो इलियम बेटे ये हमारे पास लार्जेस्ट हिस्सा होता है, दैट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। और ये जो बेटे लार्जेस्ट पार्ट होता है इसमें आपके पास लेंथ कितनी होती है बताओ। ये तकरीबन बेटे 4 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। ठीक है। और ये हिस्सा हमारे पास ट्विस्टेड या कॉइल्ड हिस्सा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि हिस्सा हमारे पास ट्विस्टेड है या बेटे कॉइल्ड होता है। आपको बहुत ज़्यादा इंटरमिक्स ये जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो यहीं पर होती हैं। क्लियर। चलो ये बेटे हमारे पास इसकी लेंथ है। अब यहाँ पर सुन लो कि ये जो आपके पास बेटे थ्रू आउट हम लेंथ की बात करते हैं, सपोज ये हमारे पास बेटे आ गई लेंथ। इसमें इनलेट कितने होते हैं और आउटलेट कितने होते हैं, सफिंक्टर्स, उनको देख लेते हैं। इनलेट सफिंक्टर बेटे जो कि इसमें एंटर हो रहा होता है ना, एक तो हमारे पास होता है पाइलोरिक। ठीक है। दूसरा सफिंक्टर ऑफ ऑडी। तो 2 इसमें ऐड होते हैं। जो इसका एग्जिट होता है या रिमूवल होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो बेटे
इलियोकोलिक स्फिंक्टर। तो चलो आप यहाँ से इसकी एंट्री और एग्जिट भी बता दो। एंट्री इसमें होती है काइल की, सॉरी काइम की, क्योंकि काइम बनता है ना, काइम के बाद, और इसमें एग्जिट होता है बेटे काइल। ठीक है, इसको आप लोग सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के साथ भी एसोसिएट कर रहे होते हो। चलो बेटे आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको हम लोग सी शेप्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ये बेटे हमारे पास ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे सी शेप स्ट्रक्चर बना लिए, इसको सी शेप या यू शेप भी हम लोग बोलते हैं, दैट इज रेफर टू एज सीड शेप, सी शेप्ड, या बेटे यू शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर ना आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर बेटे हमारे पास होता है एक ग्लैंड, दैट इज रेफर टू एज पैंक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, पैंक्रियाज इसमें हमारे पास मौजूद होता है। तो पैंक्रियाज इज जस्ट लाइक दिस। हो गया। चलो अब यहाँ पर ही बेटे आपको जो है ये लीवर नज़र आता है। ठीक है, लीवर को थोड़ा सा हम ऊपर बना लेते हैं, इसके लिए हमें इसको नीचे करना पड़ेगा। चलो ये हमने नीचे कर लिया। अब हम बनाते हैं ज़रा लीवर को। लीवर बेटे दैट इज द स्ट्रक्चर जो कि ये इस तरह का मौजूद होता। ठीक है, ये लीवर आ गया। अब लीवर के अंदर हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि बेटे ये इस तरह से डक्ट बनाता है। ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक दिस। चलो अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लीवर जो होता है इसके बेटे दो हिस्से, दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है और एक हमारे पास लेफ्ट लोब होता है। ठीक है, चलो आपको पता है कि इसमें आपको बेटे डक्ट्स नज़र आती हैं, जैसे इसमें हिपैटिक डक्ट है, सपोज हम ये कह लेते हैं दैट इज बेटे राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, और दूसरा बेटे इसमें हम कह देते हैं दैट इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलती हैं तो आपके पास क्या बनेगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट। लेबल करो, ये हमारे पास बेटे आती है, अगर इसकी बात करते हैं दैट विल बी रेफर टू एज राइट हिपैटिक डक्ट। अगर बेटे इसकी बात करें तो ये हमारे पास आती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। अगर बेटे आप इस दोनों की बात करते हो तो ये हमारे पास आ जाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, तो ये दोनों मिलती हैं। जैसे ये देखो हम ये यहाँ पर इसको अगर मिलाते हैं तो ये दोनों मिलती हैं। इन दोनों के मिलने से बेटा आपको एक और कॉमन पाथवे नज़र आता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बेटे कॉमन बाइल डक्ट। ये हमारे पास क्या कहलाती है, दैट विल बी रेफर टू एज कॉमन बाइल डक्ट। सो ये कॉमन बाइल डक्ट है। बाइल मतलब ये इसकी सिक्रीशन है, तो बाइल को लेकर जाना ये इन दोनों का काम होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ सुनो कि अगर बाइल की कंपोजिशन आपको पता है ना कि बाइल की कंपोजिशन क्या होती है, तो आप इजीली बेटे इसमें इसको डील कर सकते हो। बताओ ज़रा बाइल की कंपोजिशन क्या होती है, बताओ बेटे इसमें बाइल की कंपोजिशन क्या होती है हमारे पास, आइडिया है किसी को? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बाइल? अच्छा ये बताओ क्या बाइल के अंदर कोई एंजाइम होता है? इज देयर एनी एंजाइम इन बाइल? देखो बेटे यहाँ पे साइड पे लिखते हैं बाइल जो होता है, ये बाइल जूस हम इसको बेसिकली रेफर करते हैं, और ये बेटे बाइल हमारे पास कोई भी एंजाइम नहीं रखता।
सो रिमेंबर देयर इज नो एंजाइम इन इट। ठीक है, इसके पास बेटे कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होता। ये आपके पास क्वेश्चन बनता है। तो फिर चीज़ें क्या क्या हैं इसमें बेटे मौजूद होता है? सबसे पहले तो वाटर, वो तो होगा ही होगा ना। फिर आपको यहाँ पर नज़र आती हैं बाइल सॉल्ट्स। ये जो बाइल सॉल्ट्स होती हैं इसमें सोडियम ग्लाइकोलेट या सोडियम टार्कोलेट बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट्स में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, ग्लाइकोलेट या टार्कोलेट्स। फिर बेटे इसमें होते हैं बाइल पिगमेंट्स। देयर आर बाइल पिगमेंट्स। पिगमेंट्स किनको बोलते हैं? कलर कंटेनिंग कंपाउंड्स को। और ये जो बेटे पिगमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ें आ जाती हैं उन पिगमेंट्स को ज़रा डील कर लो, कौन कौन से होते हैं। उसमें आपको दो मेनली नज़र आते हैं। एक है बेटे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। एक बेटे हमारे पास है बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन जो है ये एंड प्रोडक्ट्स होती हैं बेटे हीमोग्लोबिन की। अच्छा, इसके अलावा आप यूरिकोबिलिन भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ऐड करोगे लेसिथिन होता है इसमें। लेसिथिन क्या? फॉस्फोलिपिड है। क्लियर? इसमें बेटे कोलेस्टेरोल होता है, और ये कोलेस्टेरोल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही कोलेस्टेरोल की वजह से आपके पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फिर साथ ही साथ म्यूकस सेल्स या सेल डेब्रिस होता है। तो आप ये देखो, ये जो हिस्सा जिसको हम लोगों ने लेबल किया था एज गॉल ब्लेडर, ये हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है? गॉल ब्लेडर। इस गॉल ब्लेडर के अंदर गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। ठीक है, अगर बेटे यहाँ पर ये कोलेस्टेरोल जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाए तो दैट कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ गॉल स्टोन्स। इन गॉल स्टोन्स को रिमूव करवाना पड़ता है। अच्छा, आपसे इनकी कॉम्पोजिशन पूछी जाए तो गॉल स्टोन्स जो होते हैं बेटा, ये आपके पास मैक्सिमम जो है ये कोलेस्टेरोल के बने होते हैं। ठीक है, तो उससे फिर आपको इसको रिमूव करवाना पड़ जाता है। तो ये हमारे पास बाइल की कॉम्पोजिशन को हम लोग डील करते हैं। ठीक है जी, चलो यहाँ पर बाइल, ये हमने इसकी ओपनिंग को फिलहाल मिटा दिया। आगे चलते हैं। फिर ये पैंक्रियाज। अब इस पैंक्रियाज के अंदर देखो, पैंक्रियाज में ना बेटे आपको नज़र आती है दरमियान में डक्ट ऑफ वायरसन। हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स का क्लस्टर होता। ठीक है, जैसे हम इनके सेल्स का क्लस्टर बना लेते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इसको बेटे एसिनार सेल्स का क्लस्टर बोलते हैं। देयर आर एसिनार सेल्स। और ये एसिनार सेल्स जो होते हैं बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पैंक्रियाटिक जूस। चलो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भाई ये हमारे पास आ गई है डक्ट, और इस डक्ट के साथ जो हैं ये चीज़ें एसोसिएटेड हैं। मतलब ये एसिनार सेल्स ने इसके अंदर बेटे सिक्रीशन रिलीज़ करनी है। ठीक है, और इसी सिक्रीशन की वजह से आपको बेटे यहाँ पर ये डक्ट बनती हुई दिखाई देती है। इस डक्ट का नाम भी सुन लो। इस डक्ट का नाम क्या होता है? इसका नाम है बेटे, दैट इज डक्ट ऑफ वायरसन। डक्ट ऑफ वायरसन। ठीक है बिल्कुल मोहे बेटे स्टर्कोबिलिन ही होता है, इसको यूरिकोबिलिन या स्टर्कोबिलिन बोलते हैं, वही कलर दे रहा होता। अच्छा, डक्ट ऑफ वायरसन। फिर बेटे आपके पास ये जो चीज़ें हैं ये आपस में दोबारा से मिलती हैं, यानी ये हमारे पास डक्ट आ गई। ठीक है, ये कुछ यूं इस तक पहुंचती है, और ये डक्ट और ये दूसरे वाली डक्ट बेटे ये जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे ना स्वॉलन पार्ट बनता है, ये वाला, दैट इज स्वॉलन पार्ट। फिर ये एंटर हो जाते हैं इस हिस्से में। तो यहाँ पर बेटे आपको ये जो स्फिंक्टर नज़र आता है, दैट स्फिंक्टर इज रेफर टू एज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो यहाँ पे लेबल करो, ये जो हिस्सा जो कि बेटे दोनों डक्ट्स के मिलने से बना, इसको बोलते हैं एम्पूला। एम्पूला तो वैसे किसी भी स्वॉलन पार्ट को बोलते हैं।
लेकिन बेटे ये एम्पूला ऑफ वेटर कहलाता है। और ये जो बेटे हमारे पास स्फिंक्टर कहलाता है, इस स्फिंक्टर को क्या नाम देते हैं? दैट इज रेफर टू एज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इसको बेटे हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, जो कि इसमें ओपन होता है। और दूसरा ये यहाँ पे स्फिंक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा ऊपर, कौन सा होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास इसमें जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब जरा पैंक्रियाटिक जूस की तरफ आ जाते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। चलो यहाँ पर बेटे हम ऐड कर लेते हैं पैंक्रियाटिक जूस। बेटे ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है दैट कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ द सिक्रीशंस। ठीक है, हर तरह के फूड कंटेंट को ये ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है कि दैट इज कलरलेस। ये क्या होता है? कलरलेस। सबसे पहला तो ये पॉइंट याद रखो, ये हमारे पास कलरलेस होता है एंड दैट इज ऑल्सो ऑर्डरलेस। इसकी बेटे कोई खुशबू या कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, अच्छा फिर आप लोगों ने याद रखना है कि डेली बेसिस के ऊपर ये कितना प्रोड्यूस होता है? दैट इज प्रोड्यूसिंग अबाउट 500 टू 800 ml पर डे। ठीक है, 500 से 800 ml पर डे ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। अच्छा, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास अल्कलाइन पीएच पे काम करता है या एसिडिक पे। तो बेटे ये याद रखना, ये अल्कलाइन पीएच पे काम कर रहा होता है। कितनी पीएच? अल्कलाइन पीएच ऑलमोस्ट 8 के राउंड अबाउट ये काम करता है। ठीक है, तो ये बेटे आप इस पैंक्रियाटिक जूस के साथ एसोसिएट करते हो। चलो इसमें देख लेते हैं सिक्रीशन कौन कौन सी। सिक्रीशन बेटे हमारे पास इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर आपको नज़र आती है। सबसे पहले इलास्टेज को मेंशन कर लेते हैं, इसमें इलास्टेज होता है। ठीक है, फिर बेटे आप यहाँ पर डील करते हो दैट इज़ फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज जो है ये फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर इसके साथ बेटे आपको नज़र आता है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, फिर आपको नज़र आता है ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, तो आप इसको अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ट्रिप्सिनोजेन ऐड कर सकते हो, जो कि बाद में कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन के अंदर। फिर हमें बेटे यहाँ पर नज़र आता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, दैट इज रेफर टू एज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक हो गया, यह हमारे पास नज़र आता है। फिर हमारे पास यहाँ पर पैंक्रियाटिक एमाइलेज नज़र आता है। देयर इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज, और इस पैंक्रियाटिक एमाइलेज का एक और नाम भी है बेटे, क्या बोलते हैं हम इसको? दैट इज नॉन एज एमाइलॉप्सिन। ये हमारे पास रेफर किया जाता है एमाइलॉप्सिन। ठीक है, फिर बेटे हमें यहाँ पर नज़र आता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। सो ये वो वाली सिक्रीशंस हैं बेटा जो कि फंक्शन परफॉर्म करती हैं इसके ऊपर। ठीक है, सो मैक्सिमम देखो आपके पास हर तरह के फूड कंटेंट को ब्रेक करने वाली बेटे सिक्रीशंस या एंजाइम्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम ये कहें कि ये बेटे हमारे पास अगर स्टार्च को तोड़ता है तो स्टार्च को किसके अंदर तोड़ेगा? तो बेटे याद रखना, ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और इस स्टार्च को बेटे ब्रेक कर देता है इसके किसके अंदर? डाइपेप्टाइड के अंदर। तो यहाँ पर आपको बेटे माल्टोज नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पर समटाइम ग्लूकोज या आइसोमाल्टोज भी नज़र आ रहा होता है। सो माल्टोज, आइसोमाल्टोज या डायरेक्ट ग्लूकोज। लेकिन सवाल ये है कि स्टार्च को इसके अंदर कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? सो एंजाइम का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जिसका नाम एमाइलॉप्सिन भी होता है। और ये किस पीएच पे मैक्सिमम काम कर रहा होता है? ये बेटे 7.0 यानी न्यूट्रल पीएच के ऊपर काम कर रहा होता है, याद रखना। फिर हमारे पास बेटे फूड कंटेंट का एक हिस्सा है जो कि मेन हिस्सा है,
जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है बेटे किसके अंदर, इसके सब यूनिट्स के अंदर। और इसके सब यूनिट्स में क्या आते हैं बेटा, इसके सब यूनिट में आ जाता है पॉलीपेप्टाइड, प्लस इसमें बेटे आ जाता है पेप्टॉन्स, पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, इस पे बेटे एंजाइम एक्ट करता है ट्रिप्सिन, लेकिन इस ट्रिप्सिन की सिक्रीशन इस फॉर्म में तो होती ही नहीं है। ये ट्रिप्सिन किस फॉर्म में रिलीज हो रहा होता है, ट्रिप्सिन बेटे हमारे पास प्रोड्यूस होता है काइमोट्रिप्सिन की फॉर्म में, ठीक है, सॉरी ये काइमोट्रिप्सिनोजेन है, इसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, करेक्शन कीजिएगा, ये ट्रिप्सिनोजेन में सिक्रिएट होता है। इस ट्रिप्सिनोजेन को बेटे कन्वर्ट किया जाता है ट्रिप्सिन के अंदर, फिर ये ट्रिप्सिन जो है ये ब्रेक डाउन करवाता है प्रोटीन की। अब सवाल ये है कि ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कौन करवाता है, एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने एंजाइम वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया था। सो ये एंटीरोकाइनेज इसको कन्वर्ट करता है, फिर ट्रिप्सिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेटे इस ब्रेक डाउन के लिए। फिर हमारे पास लास्ट पे जो फूड कंटेंट बेटे हम लोग डील करते हैं दैट इज फैट, ठीक है। फैट्स को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, तो फैट्स की डाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैट्स हमारे पास इनके साथ सलूक क्या होता है। इनके साथ ना ये बाइल सलूक करता है, क्या करता है, बाइल बेटे इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पर आप पहले ऐड कर लो इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। तो फैट को इमल्सिफाइड फैट के अंदर कन्वर्ट करना दैट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। अब सुनो ज़रा, सपोज ये बेटे हमारे पास ये फैट का एक बड़ा मॉलिक्यूल है, सो इस बड़े मॉलिक्यूल को बेटे कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और इस छोटे मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम कन्वर्जन देखें तो दैट इज जस्ट लाइक दिस, सॉल्ट्स बेटे इसको एसोसिएट करती हैं, और ये फिनोमिना हमारे पास कहलाता है इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इमल्सिफिकेशन। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है ये हमेशा बेटे इमल्सिफाइड फैट के ऊपर एक्ट करता है। ये किस पे एक्ट करता है, इमल्सिफाइड फैट के ऊपर, ठीक है, दैट एक्ट्स अपॉन इमल्सिफाइड फैट। तो इमल्सिफाइड फैट के ऊपर बेटे ये एक्ट करता है और हमारे पास बना रहा होता है दैट इज बेटे फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स, ये सब यूनिट्स बनाता है जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं प्लस बेटे इसमें ग्लिसरोल होता है, ठीक है, जो कि अपटेक होते हैं। तो ये थी हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ फैट जो कि ये करवा रहा होता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, यहाँ पर होता है बेटे एंजाइम जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज, और ये पैंक्रियाटिक लाइपेज किस पीएच के ऊपर काम करता है, 7 to 9 के दरमियान बेटे ये काम कर रहा होता है, 7 to 9 पीएच पे। अच्छा, फिर एक और चीज़ यहाँ पर सुनते जाओ, यहाँ पर एक और कंपोनेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या काम कर रहा होता है, इसका काम होता है न्यूट्रलाइज करना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइज करना बेटे ये इसका काम होता है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी, कुछ एंजाइम्स थे जो कि हम लोगों ने पैंक्रियाटिक जूस के डील किए। अभी भी देखो कंप्लीटली एंड प्रोडक्ट नहीं बनी, क्योंकि एंड प्रोडक्ट शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बेटे आपके पास जब डिफ्यूजेबल फॉर्म में आएगा तब हम इसको डील करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर ऐड कर लो, इसकी ना लाइनिंग में सेल्स होते हैं जिन सेल्स को हम लोग बोलते हैं एस सेल्स। ये एस सेल्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन बेटे पॉजिटिव फीडबैक देता है जूसेस को, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूसेस और ये सारे, दैट गिव्स नेगेटिव फीडबैक। किसको बेटे नेगेटिव फीडबैक देता है,
गैस्ट्रिक जूस को, दैट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू गैस्ट्रिक जूस। बाकी जूसेस को बेटे ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर हम लोग देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन को बेटे आप लोगों ने याद रखना है विद रेफरेंस टू स्मेल। ठीक है, ये हमारे पास बेटे जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ये स्मेल के साथ एसोसिएटेड है। किसके साथ एसोसिएटेड है बेटे? स्मेल के साथ, क्योंकि यहीं से बेटे आपके पास स्मेल प्रोड्यूस होती है। चलो देखते हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है SMEL और L। ठीक है, देखो S से बेटे यहाँ पर आप लोगों ने ऐड करना है, जो एंजाइम यहाँ पर आता है इसको बोलते हैं सुक्रेज। सुक्रेज, सुक्रेज बेटे किस पे एक्ट करेगा? सुक्रेज का एक्शन होता है सुक्रोज के ऊपर। ठीक है, और ये बेटे आपके पास जब इस पे एक्ट करता है तो इससे बनती है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। एंड प्रोडक्ट आ गई ना? तो ये एंड प्रोडक्ट हमारे पास कौन बना रहा है बेटे? ये सुक्रेज बना रहा है। चलो आगे चलते हैं। ये हमारे पास M, दैट M फॉर माल्टेज बेटे, ये M हमारे पास कहलाता है माल्टेज। माल्टेज, ये माल्टेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, दैट हैज एक्शन ऑन माल्टोज। ठीक है, माल्टोज के ऊपर एक्शन करता है और बेटे कन्वर्ट कर देता है इस माल्टोज को दो सब यूनिट्स के अंदर, जिसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आती है। तो जैसे ही बेटे ये माल्टेज इसके ऊपर एक्शन करता है तो ये इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तोड़ देगा। फिर हमारे पास बेटे दैट ई दो चीज़ें शो करता है। एक इस पे शो कर रहा होता है एंटीरोकाइनेस, जिसका फंक्शन ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ। दूसरा इसमें होता है इरिप्सिन। इरिप्सिन, ये बेटे इरिप्सिन किस पे काम करता है? ये इरिप्सिन का एक्शन होता है बेटे डाइपेप्टाइड्स के ऊपर। ठीक है, और ये डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में। तो ये बात याद रखिएगा कि इरिप्सिन इसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाता है बेटे दैट एल फॉर लैक्टेज। याद रखना, इस पे हमारे पास एंजाइम होता है जिसको हम लेबल कर रहे होते हैं एज लैक्टेज। लैक्टेज कौन सी शुगर पे एक्ट करता है? लैक्टोज, यानी मिल्क शुगर पे एक्ट कर रहा होता है, और बेटे इससे बनती है गलैक्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, और ये बेटे लैक्टोज जो है वो इसके ऊपर लैक्टेज लैक्टोज के ऊपर एक्शन कर रहा होता है। अच्छा, फिर सेकंड आपके पास ये जो एल आता है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज शोइंग लाइपेज। ठीक है, और लाइपेज जो है आपको पता है ये वो वाला एंजाइम है जो कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्मेल प्रोड्यूसिंग आपके पास जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आपके पास मैक्सिमम एक्टिविटी जो है ये यहाँ पर होती है। अब ये देखो, इन तमाम एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से ना यहाँ पे जो फूड कंटेंट हमारे पास आता है वो सारा का सारा सिंपल हो चुका होगा। जैसे देखो, हम ये कहते हैं कि अगर प्रोटीन है ना, प्रोटीन, तो ये प्रोटीन पहले कन्वर्ट हुआ पॉलीपेप्टाइड के अंदर। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स, या हम इसकी जगह पे ऐड कर देते हैं पेप्टॉन्स, इसमें कन्वर्ट हुआ। इससे बेटे ये कन्वर्जन हुई डाइपेप्टाइड की, डाइपेप्टाइड से ये बना अमाइनो एसिड। तो ये देखो ना, एंड प्रोडक्ट आ गई है ना। एंड प्रोडक्ट हमारे पास डिफ्यूजेबल है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास बेटे प्रोटीन, प्रोटीन से हमारे पास बना पॉलीपेप्टाइड या पेप्टॉन्स। अच्छा, यहाँ पर सवाल आता है कौन कौन सा एंजाइम ये करवा सकता है? ये काम बेटे पेप्सिन भी करवा सकता है, लेकिन पेप्सिन की पीएच हमेशा एसिडिक होगी। ये काम आपके पास ट्रिप्सिन भी करवाता है, लेकिन उसकी पीएच हमेशा अल्कलाइन होगी। पॉलीपेप्टाइड और पेप्टॉन को बेटे डाइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करवाना
दैट इज द फंक्शन ऑफ अमाइनो पेप्टाइडेज। ये किसका काम है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइनो पेप्टाइडेज। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे ये जो डाइपेप्टाइड होते हैं इसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है अमाइनो एसिड के अंदर। यहाँ पर एंजाइम कौन सा होता है? यहाँ पर बेटे एंजाइम होता है इरिप्सिन। ये एंड प्रोडक्ट बना रहा होता है। ठीक है जी। तो ये डिफ्यूजेबल आ गया ना, अमाइनो एसिड डिफ्यूजेबल होता है। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है ये हम लोग डील करते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पर हम ऐड करेंगे स्टार्च। फर्ज करो स्टार्च या ग्लाइकोजन है। ठीक है। ये स्टार्च या ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है पहले बेटा डाइसेक्राइड के अंदर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू डाइसेकेराइड। और ये डाइसेक्राइड बेटे हमारे पास फिर कन्वर्ट होता है अपने मोनोसेक्राइड्स के अंदर। और इस मोनोसेक्राइड में हमारे पास फिर शुगर्स आ जाती हैं, जिसमें ग्लूकोज है, जिसमें ग्लैक्टोज हो सकती है, या बेटे जिसमें आपके पास फ्रुक्टोज हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो स्टार्च है, इस स्टार्च से आप लोग जब बेटे डाइसेक्राइड की बात कर रहे हो तो स्टार्च से डाइसेक्राइड बनाना किस एंजाइम का काम है और ये कहाँ कहाँ होता है? देखो, ये तो आपने पढ़ा ना, स्लाइवरी एमाइलेज, वो इस्पेक्ट करता है लेकिन वो स्लाइटली एसिडिक पे काम कर रहा होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज अल्कलाइन पीएच पे काम करता है, वो भी यही काम कर रहा होता है। डाइसेक्राइड की बात करें तो इट डिपेंड्स कि डाइसेक्राइड कौन सा। तो यहाँ पर आपको सुक्रेज का एक्शन भी नज़र आ सकता है, यहाँ पर बेटे आपको लैक्टेज का एक्शन भी नज़र आ सकता है, यहाँ पर बेटे आपको माल्टेज का एक्शन भी नज़र आ सकता है। और इन तमाम एक्शंस के बाद हमारे पास ये जो एंड प्रोडक्ट निकलती है बेटे, दैट इज मोनोसेक्राइड। ये भी हमारे पास क्या है? डिफ्यूजेबल है। इस मोनोसेक्राइड को ग्लूकोज कह रहे होते हैं आप लोग। अच्छा, फिर बेटे हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। ये जो लिपिड्स होते हैं ये पहले कन्वर्ट होते हैं इमल्सिफाइड फैट्स के अंदर, दे आर कन्वर्टेड इनटू इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड फैट से बेटा ये कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड के अंदर, या आप इसमें ग्लिसरॉल ऐड कर लेते हो। अब सवाल ये है कि ये जो आपके पास लिपिड्स बने, इन लिपिड्स को ये इमल्सिफाइड फैट्स के अंदर कन्वर्ट करना, ये किसका काम है? मेनली बेटे ये काम है हमारे पास बाइल का। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इमल्सिफाइड फैट्स को फिर फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है कौन, तो ये हमारे पास काम है बेटे किसका? पैंक्रियाटिक लाइपेज का। सो पैंक्रियाटिक लाइपेज ये काम करता है। नाउ वी हैव डिफ्यूजेबल फॉर्म्स। ठीक है। हमारे पास बेटे ये डिफ्यूजेबल फॉर्म्स हैं जिसमें आपको ये अमाइनो एसिड्स नज़र आते हैं, मोनोसेक्राइड्स नज़र आते हैं, फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल नज़र आते हैं। ये डिफ्यूजेबल फॉर्म्स वो हैं बेटा जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। ठीक है। कहाँ पर डाइजेस्ट होती हैं बेटे? दे आर इजीली डाइजेस्टेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटे आपने जो हिस्सा पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, वो कौन सा है? कौन सा है जो कि एब्जॉर्प्शन करवाता है? बताओ ज़रा, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा बेटे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है? बताओ भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारे पास कौन करवाता है? बताओ, बता सकते हो? जी बेटे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन करवाता है? चलो याद रखना, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से में,
और स्मॉल इंटेस्टाइन का वो वाला हिस्सा जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारे पास है बेटे, दैट इज इलियम। ठीक है, और ये जो इलियम होती है ना, इस इलियम के ऊपर बेटे ये आपको इस तरह की बेटे एक्सटेंशंस नज़र आती, देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन इट। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बेटे इस पे, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं दैट दे आर विलाई। ठीक है, और इसी पे ही बेटे आप लोग ये फर्दर डील करते हो, ये हमारे पास विलाई होते हैं। ठीक है जी, देयर आर विलाई ऑन इट। ये जो विलाई होते हैं बेटा, इनके बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आती है लैक्टियल, देयर इज लैक्टियल। और बेटे इसकी साइड्स पे आपको फिर ये कैपिलरीज नज़र आती, ये कैपिलरीज जो है बेटा ये थ्रू आउट इस तरह से ट्रेवल कर रही होती। ठीक है, और अब ये देखो एब्जॉर्प्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करते हैं जब भी ये डिफ्यूजेबल फॉर्म आपके पास एंटर हो जाए किसी भी आपके सर्कुलेटिंग फ्लूइड के अंदर, उसको बोलते हैं बेटा दैट इज एब्जॉर्प्शन। और अब बात याद रखना कि यहाँ पर जो फैट्स होते हैं ना वो नॉर्मली बेटे मिसल्स की फॉर्म में आते हैं, मिसल्स। ठीक है, मिसल्स हम बोलते हैं कि ये छोटे छोटे इसमें ये ड्रॉपलेट्स, जैसे ये मिसल्स हैं, तो ये मिसल्स बेटे बेसिकली इसमें एंटर होते हैं। ठीक है, और इसमें जो चीज़ आपके पास इसका हिस्सा बन जाती है उसको काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं। लेकिन उससे भी पहले आप ये देखो कि इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर माइक्रो विलाई मौजूद होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका सरफेस एरिया कौन बढ़ाता है, तो बेटे इसका सरफेस एरिया हमारे पास इंक्रीज्ड करवा रहा होता है माइक्रो विलाई। याद रखिएगा माइक्रो विलाई, माइक्रो विलाई, बार बार कह रहा हूं इसको बेटे माइक्रो विलाई बोलते हैं। बस बेटे लास्ट 5 मिनट्स, फिर इसके बाद इसको ख़त्म कर देते हैं मैमूना, लास्ट 5 मिनट्स, फिर इसके बाद हम बेटे इसको वाइंड अप कर देंगे। अब बेटे हम अगर इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन देखें तो आपको पता चलता है कि जी सपोज़ ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारे पास सेल है और इस सेल में ये बेटे एक्सटेंशंस नज़र आती हैं। ठीक है, जो कि एपिथेलियल एक्सटेंशंस कहलाती हैं। यहाँ पे स्पेस जो है उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूमन। और इसी सेल के नीचे बेटा आपको नज़र आता है यहाँ पे ये एक वेसल जो कि रेफ़र की जाती है एज लैक्टियल। ठीक है, और इसी के साथ बेटे यहाँ पे एक और वेसल रेफ़र की जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल या कैपिलरी। ठीक है, अब आपसे सवाल ये आता है कि अगर आप लोग बेटे यहाँ पे ग्लूकोज की बात कर रहे हो, ग्लूकोज आपके पास एंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट की, तो ग्लूकोज बेटे इसको क्रॉस करता है, इजीली क्रॉस करता है और ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बेटा ये इसको क्रॉस करते हैं, ये इसको क्रॉस करते हैं और ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं। इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकती है। अच्छा, बट इफ़ देयर आर फैटी एसिड्स, तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना बेटे, ये आपके पास जब इसमें आते हैं तो बेटे दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिपोप्रोटीन। वो फिर लिपोप्रोटीन जो है ये आपके पास बेटे एंट्री शो करता है। इसका कुछ हिस्सा, मेनली हिस्सा जो है वो इसमें चला जाता है, कुछ हिस्सा ब्लड के अंदर चला जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें मिजल्स या काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा फॉर एंट्री इनटू द लिम्फ। तो ये देख लो, ये हमारे पास लिम्फ है। अगर कोई भी चीज़ लिम्फ में आती है क्या वो एब्जॉर्प्शन है? बिल्कुल है।
ये हमारे पास बेटे ब्लड है। अगर कोई भी चीज़ बेटे ब्लड में आती है तो क्या ये एब्जॉर्प्शन है? बिल्कुल है बेटा। ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन को एसोसिएट कर रहा होता है। ठीक है जी। चलो, ये हमारे पास बेटे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को हम लोगों ने डील किया। अब लास्ट पे एक छोटा सा हिस्सा रह गया, उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। वो है बेटे लार्ज इंटेस्टाइन। मैं मुना बेटे जस्ट ये 5 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज़ बेटे लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग लार्ज बाउल भी बोलते हैं। ठीक है। डायरेक्टली बेटे हम इसकी लेंथ लिखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती है। दैट इज़ अबाउट 5 फीट इन लेंथ। ठीक है, 5 फीट बेटे ये हमारे पास लेंथ में होता है। और इसी के साथ फ़ौरन हम क्या करते हैं बेटा, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आप ज़रा रेस्ट कर लें। ये बेटे हमारे पास इसका सीकम और कॉलॉन वाला हिस्सा। ठीक है, आपको पता है ये जो हमारे पास आती है कॉलॉन, इसको हम लोग फर्दर हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक इसमें असेंडिंग कॉलॉन होती है, एक बेटे हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलॉन होती है, एक बेटे दैट इज सिग्मॉइड कॉलॉन। ये इस तरह से आप लोग इस हिस्से को डील कर रहे होते हो। ठीक है जी। अच्छा, ये जो बेटे हमारे पास हिस्सा होता है ना, ये वाला, दैट इज रेफर टू एज सीकम। ये सीकम ब्लाइंड एंड कहलाता, दैट इज अ ब्लाइंड एंड। ठीक है, और नॉर्मली इसका कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप इस हिस्से की बात करो तो बेटे यहाँ पे एक आपको सफिंक्टर नज़र आता है जो कि इसमें ओपनिंग भी करवा रहा होता है। दैट सफिंक्टर इज रेफर टू एज इलियोकॉलिक सफिंक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज बेटे रेफर टू एज इलियोकॉलिक, या बेटे इसको इलियोसीकल सफिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला सफिंक्टर। और इसके थ्रू क्या एंटर होता है? इसके थ्रू बेटे एंटर हो रहा होता है काइल। ये बात याद रखना, इसके थ्रू एंटर होता है काइल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी बेटे हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है, तो इसकी सबस्ट्रेट होती है काइल। काइल इज द सबस्ट्रेट ऑफ दिस। ठीक है, और अगर आपसे बेटे इसकी प्रोडक्ट पूछी जाए तो प्रोडक्ट इसकी फीकल मटेरियल होती है। पहले उसको देखते हैं। देखो यहाँ पर ना एक और एक्सटेंशन भी आपको नज़र आती है विच इज़ रेफर टू एज अपेंडिक्स। इस बेटे अपेंडिक्स के अंदर फूड मटेरियल चला जाए तो ये स्वेल हो जाती है, जिसको अपेंडिसाइटिस भी कहते हैं। ये अगर अपेंडिसाइटिस हो जाए तो फौरी तौर पर रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन ये बात याद रखना कि ये जो अपेंडिक्स है बेटा, दैट कंटेन्स सो मैनी स्मॉल मटेरियल्स, जिसको बायोजेनिक अमाइंस भी हम लोग बोलते हैं या पॉलीपेप्टाइड्स भी बोलते हैं। लेकिन ये फीटल लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट है। ये देखो, ये फीटल लाइफ में बेटे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायोजेनिक अमाइंस जो हैं बेटा, ये बना रहा होता है, इसी के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, फिर बेटे हमारे पास ये असेंडिंग कॉलॉन। ठीक है, असेंडिंग कॉलॉन जो है ये काइल को लेकर जाता है। यहाँ से बेटे ट्रांसवर्स कॉलॉन। हाँ, ये बात याद रखना कि यहाँ से बेटे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ से बेटे मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। सो मिनरल्स या आइंस की एब्जॉर्प्शन यहीं से होती है। देयर आर नॉर्मल फ्लोरा। और बेटे अगर हम इस नॉर्मल फ्लोरा की बात करें तो इस नॉर्मल फ्लोरा के अंदर हमें मोस्टली बैक्टीरिया नज़र आते हैं जो कि ई कोलाई है। ठीक है, दैट इज़ ई कोलाई। ये ई कोलाई बेटे वाइटामिन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? इसमें वाइटामिन के प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या समटाइम वाइटामिन B12 बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में बेटे वाइटामिन B7 जो कि बायोटिन कहलाता है। ठीक है, वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। ओके हो गया। तो ये नॉर्मल फ्लोरा बेटे इसमें ये काम करता है। फिर इसी के बाद आपको यहाँ पे डिसेंडिंग कॉलॉन नज़र आती है। ठीक है, उससे बेटे सिग्मॉइड कॉलॉन। सिग्मॉइड कॉलॉन के लेवल के ऊपर आपको बेटे
आगे रेक्टम नज़र आती है, एंड दैट रेक्टम कैन स्टोर फीकल मटेरियल इन इट। यहाँ पर ये क्या होता है बेटे, फीसेस स्टोर होते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये फीकल मटेरियल नॉर्मली ग्रेनिश या येलोइश कलर के होते हैं। अब बेटे यहाँ पे सफिंक्टर को देख लेते हैं। इसके एंड पे दो सफिंक्टर होते हैं, यहाँ पर होती है एनल कैनाल, ठीक है, वो सुन लो। एनल कैनाल का बेटे साइज होता है 1 to 2 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर। और ये इंटरनल हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि इसका जो इंटरनल ये स्मूथ मसल्स होते हैं, ये अंदर वाली साइड पे इंटरनल स्मूथ स्फिंक्टर्स, और बेटे ये हमारे पास आ जाते हैं एक्सटर्नल स्ट्राइएटेड। और ये स्ट्राइएटेड आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है, और ये क्या कंट्रोल करते हैं, ये बेटे कंट्रोल कर रहे होते हैं यहाँ पर डेफिकेशन रिफ्लेक्स। और यही डेफिकेशन रिफ्लेक्स की वजह से आपके पास बेटे फीकल मटेरियल बॉडी से पास आउट होता है। बच्चों में ये कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, लेकिन बेटे एडल्ट्स के अंदर ये कंट्रोल में होता है। सो ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो हम लोग इसका डील कर रहे होते हैं। तो ये बेटे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम था। इसमें हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसको हम लोग नेक्स्ट डील करेंगे। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटे देखिएगा, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर दिया बेटे, कर दिया है शोएब बेटे, कर दिया है। बताओ कोई क्वेश्चन है कि नहीं। नॉर्मल फ्लोरा बेटे हम उसको बोलते हैं जो कि नॉर्मली आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये आपके पास कोई हेल्दी फंक्शंस प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल फ्लोरा होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर ई कोलाई को डील करते हैं। ओके बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटे। ये आप लोगों ने याद रखना है, नेक्स्ट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।